सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ रखी है, लेकिन हुकूमत के कुछ इक़दाम हैं जिससे ऐसा लगता है कि महंगाई में कमी होगी, लेकिन ये हकीकतन कब होगी। डॉलर की जो ऊंचाई थी अब वो गिरावट में आ रही है, डॉलर नीचे आ रहा है। पाकिस्तान को 3 अरब रुपए, 3 अरब डॉलर सऊदी अरब से मिले और मिल रहे हैं, और IMF के साथ भी जो डायलॉग है वो भी फाइनल राउंड में है। ये मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान की कोशिशें मईशत को ठीक करने की और महंगाई को हैंडल करने की, ये अमली तौर पर कितना वक्त लगेगा कि लोगों को सुकून होगा, इसका पैराहा क्या है और इसका दौरानिया कितना हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करते हैं। और ख़ास तौर पे IMF के साथ क्या मामला हो रहे हैं और डॉलर जो है वो कहाँ आकर रुकेगा, ये है आज का सबसे बड़ा सवाल। मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं शब्बर। अस्सलाम वालेकुम शब्बर भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक। हम बार बार लोगों से पूछते रहते हैं, लोग हमसे पूछते रहते हैं, एक माहौल है मुल्क के अंदर महंगाई का, लेकिन ये जो पेट्रोल की कीमतें रुकी हैं और डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, रुपये की कदर में इजाफा हो रहा है, IMF के साथ डायलॉग हो रहे हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है इससे पाकिस्तान की मईशत को कितने वक्त के अंदर हम समझते हैं कि सहारा मिलेगा, कितनी देर का सहारा मिलेगा? देखिए, बात ये है कि 2-3 चीजें हमें आपने सवाल किए, दोनों चीजों को मैं अलग अलग करता हूँ। जी जी। देखिए, पहली बात आते हैं रुपये और डॉलर की पैरिटी की। देखिए, जो मैंने, अगर आप मेरे प्रोग्राम के साथ हैं तो मैंने बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि ये जो डॉलर के अंदर जो रुपये की गिरावट हो रही थी और ये डॉलर का बढ़ा था, ये स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग हो रही थी। और मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी दिया था कि पाकिस्तान रुपये की वैल्यू इस वक्त, अगर आप फंडामेंटल्स में जाएं तो 160 से 165 के दरमियान में है, और ये दरमियान में जो कुछ हो रहा है ये गलत है, और ये एक्चुअली गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन हो रही है। और इस पे पोस्तान साहब ने बयान दिया था, जिसको मैंने कंट्राडिक्ट भी किया था कि और डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है, ये भी गलत है। डॉलर अफगानिस्तान जा नहीं रहा, बल्कि डॉलर अफगानिस्तान से आ रहा था। और एक आपको याद है फिच की रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि डॉलर 180 रुपए का हो जाएगा, तो उसके बाद भी मैंने एक रिपोर्ट मैंने लिखा था कि नहीं, ये गलत है और ये उनकी प्रेजम्पशंस गलत है। तो वो चीज़ तो आप अच्छा, उसको सऊदी अरब का जो हमारे पास 4.2 के करीब का हमारे पास जो इनफ्लो आएगा या एक्सपेक्टेड है, उसने वो एक्सपेक्टेशन खत्म कर दी है, और डॉलर इंशाल्लाह ताला वापस 165 के आसपास उससे नीचे ही आना चाहिए, और वो आ जाएगा। तो ये स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग खत्म हो गई है। और आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अब वो डॉलर बेचने के लिए उन्होंने वो थंब इम्प्रेशन को कंपलसरी कर दिया है, उससे भी डॉलर की डिमांड है, वो जाली डिमांड जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये स्पेकुलेशन जो चल रही थी ये खत्म हो रही है, उसकी वजह से एक प्रेशर जो आ रहा था महंगाई का वो थोड़ा कम होगा। अच्छा, मगर जिस तरह आपने आज देखा, आज की हेडलाइन होगी आपने आज कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो बिजली की प्राइसेस में कोई किसी किस्म की इंक्रीज को एग्री नहीं करते। ठीक है। फैसल साहब, जो बुनियादी मसला हमारा IMF के साथ इस वक्त बड़ा फंसा हुआ है, और अगर मेरे साथ अगर आप पहले भी प्रोग्राम में रहे, मैंने हमेशा से ये कहा कि बिजली का ऐसा मसला है जिसपे हमारा और IMF का तनाव है, और हम IMF के साथ इस वाले मसले पर कंसीड नहीं कर सकते, और हमें नहीं करना, और हमें अल्टीमेटली IMF को ये हमारी बात माननी पड़ेगी। ये एक रियलिटी है, ये बात उनको हमारी बात माननी पड़ेगी। वो मेरा जाती व्यू है, मैं इसको मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जी। वो हमें हमारी जो अमेरिकन और पाकिस्तानी रिलेशंस हैं उसके साथ लिंक करके कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी हमारे सपोर्ट को लिंक करें, और वो होगा। मगर मैं ये समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा था आपको कि 1-1.5 हफ्ते में ये चीज़ें सेटल होंगी और ये मसला हल होगा। अफगानिस्तान के साथ
जो सेटलमेंट है दुनिया की वो होनी पड़ेगी और अफगानिस्तान को अपना पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। तो ये साइड जो करेंसी वाली साइड है ये कंट्रोल हो गई है, कंट्रोल हो गई, यानी कि आप कह रहे हैं 165 के लगभग जो है वो आके रुकेगा, डॉलर नीचे आएगी डॉलर। हाँ जी, 165 से ऊपर नहीं होना चाहिए इसको। 160 165 के दरमियान। अच्छा शब्बर भाई, आईएमएफ के साथ डेडलॉक जो है, आप कह रहे हैं कि बिजली की कीमतों पे पाकिस्तान नहीं मानेगा और मानना पड़ेगा आईएमएफ को, ये डील इसके अलावा भी कहीं रुकी हुई है या खाली बिजली की कीमतों का ही मामला है? दो चीजें देखिए, एक तो गेम इस पे रुकी हुई है बिजली की कीमतों पे, बिजली के ऊपर हम पाकिस्तान आपने प्राइम मिनिस्टर का एक्शन देख लिया ना आज कि बिजली के बारे में कोई पोजीशन लेने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने नहीं कर दिया। तो बिजली इज अ फंडामेंटल थिंग, बिजली पे कुछ नहीं होगा और बिजली पर ये पोजीशन अपनी जगह यही रहेगी जो आज है, ठीक है। और आईएमएफ को हमारी बात माननी पड़ेगी। और दूसरी बात जो है वो ये है कि जो आईएमएफ को सॉफ्टनिंग का रिमाइंडर मिलता है वो मिलता है वेस्टर्न गवर्नमेंट की तरफ से। वो जो चीजें हैं वो सॉफ्टवेयर का रिमाइंडर मेरा ख्याल है बहुत जल्दी आएगा और हम इस चीज को सेटल करने जा रहे हैं। मेरा जाती व्यू है ये चीज सेटल हो जाएगी। आईएमएफ का प्रोग्राम आपको बाय द मिडल ऑफ नवंबर आपका सिस्टम में आ जाएगा, यानी कि एक अरब डॉलर जो है वो मिड ऑफ नवंबर में पाकिस्तान के पास और आ जाएगा। फैसल इसमें मसला 1 अरब डॉलर का नहीं होता, इसमें ये पैकेज की बात है, आईएमएफ पैकेज आ जाएगा जी। हाँ, इसमें वो आई। अच्छा, अब मगर सवाल ये है कि ये जो डॉलर रुपी है या ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तान में महंगाई के तूफान को कंट्रोल करने में थोड़ा बहुत मदद करेंगी, मगर बुनियादी तौर पे मदद नहीं कर पा रही हैं और ना कर पाएंगी। अच्छा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो माहौल बना हुआ है इस वक्त, कारोबारी हजरात ने एक्चुअली और कारोबारी माफियाज ने और मुख्तलिफ रेंट सीकर्स ने गवर्नमेंट को होस्टेज बनाया हुआ है और वो पाकिस्तान में कोई बड़ी माशी तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं है और वो इसको नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये महंगाई का जो मसला है ये हल नहीं हो रहा और गवर्नमेंट को कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ों में अपने सख्त इक़दाम उठाने पड़ेंगे। शब्बर भाई, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, आपने टर्म इस्तेमाल किया कारोबारी माफिया। ये जो चीज़ है वो तो इमरान खान भी कह रहे हैं माफिया को हैंडल करना चाह रहे हैं, लेकिन हुकूमत का कहना और आप जैसी शख्सियत का कहना, आप ग्राउंड पर बैठे हुए, आप पल्स पे बैठे हुए, आप ग्राउंड पर देख रहे हैं, आपकी बहुत सारी बातें सही साबित होती है। जरा एक्सप्लेन करें कारोबारी माफिया से क्या मुराद है, कौन लोग? देखिए फैसल, आप एक चीज को अब मैं आपको उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी। देखिए पाकिस्तान में जो कंज्यूमर है वो ज्यादातर अर्बन एरिया का होता है। अर्बन मीन्स जो शहरों में रहते हैं, चीजें खुद पैदा नहीं करते, जो इस्तेमाल करते हैं वो चीजें जो प्रोड्यूस होती हैं एग्रीकल्चर में, जैसे टमाटर है, आलू है, प्याज है, फल है, चने की दाल है, जो चीजें ये सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं। अब सवाल ये है कि चने की दाल की कीमत या टमाटर की कीमत या आलू की कीमत क्या होनी चाहिए। अब अगर हम ये इसको रियलाइज करें तो हमें ये अंदाजा होता है कि जो प्रोड्यूसर के पास प्राइस है और जो प्राइस अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। और वो जमीन आसमान का फर्क जो है वो इसलिए आ गया है कि दरमियान में एक ट्रेडर्स और आड़ती और इनका माफिया है जिनके पास इतना पैसा है कि वो सारी चीजों को होल्ड करके वो इस पे काबू रख के बैठे। ये है माफिया बीच में जी, ये माफिया बीच में। तो ये प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, और हमने वजीर खजाना से सुना, उन्होंने कहा मैं आड़तियों की ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, हम उनको दबोच लेंगे, ये कर लेंगे। ये हमने काफी गुफ्तगू सुनी, लेकिन एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पा रही फिर? देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, आप ये देखें ना कि आप कोई एक चीज ले लें, कोई भी चीज उठा लें, आप बताएं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर के पास प्राइस क्या है उसकी और आज मार्केट पे प्राइस क्या है। 3 से 4 गुना 2-4 गुना पे आपकी हर चीज चल रही है। हाँ। तो कंज्यूमर जो सफर कर रहा है वो है अर्बन कंज्यूमर, शहरी इलाकों का जो फिक्स इनकम कंज्यूमर है वो पाकिस्तान में तबाह हो रहा है। और ये बुनियादी मसला पाकिस्तान में है जो इमरान खान साहब को प्रेशर में डाल रहा है और ये इतना बड़ा प्रेशर है वो उससे निकल नहीं सकेंगे। अच्छा। वो उनको देखना पड़ेगा कि ये क्यों हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, मगर मुझे उनकी तरफ से वो इक़दाम नजर नहीं आ रहे। आप अगर समझते हैं यूटिलिटी स्टोर में आप कर लेंगे तो वहां से नहीं होगा। ये मंडी और फार्म टू मंडी और फार्म टू दुकानों का जो मसला है ये सेटल करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि
कितने की अशिया खुर्दनी जो है वो किस रेट पर मिलती हैं और किस रेट पर प्रोड्यूस होती हैं, ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया है। इसमें ट्रेडर और आड़तियों का माफिया आ गया। अच्छा शब्बर भाई, फिर इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ग्राउंड पर महंगाई नहीं है, ये गवर्नेंस मैनेजमेंट का मसला है, हुकूमत हैंडल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आड़ती फायदा उठा रहा है, माफिया बन गया है वो, ये मतलब हुआ ना? जी नहीं, अच्छा ये गवर्नमेंट नहीं है, ये सारी हुकूमत है। अच्छा, और इस पे मैं फैसल साहब एक बात और बता दूं आपको। जी। एक बात आप याद रखें कि इमरान खान जो है वो एक डिफरेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो दुकानदार आड़ती ये सारे जो हैं ये जनरली पीपल्स पार्टी या PMLN के वोटर्स हैं और सपोर्टर्स हैं। तो ये इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अच्छा। और इमरान खान साहब इसको समझ नहीं पा रहे कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ना, ये क्या कौन कर रहा है, ये कौन नेगेटिविटी फैला रहा है इस माशरे में कि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सक रहे, जो वो उनको डबल फायदा हो रहा है। एक तो वो पैसे बना रहे हैं इस होर्डिंग से, इस महंगाई से, और दूसरा वो पॉलिटिकली नुकसान पहुंचा रहे हैं इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब इस मसले को हल करना चाहते हैं रवायती तरीकों से। ये रवायती तरीकों से हल नहीं होगा। अच्छा। स्टेट बैंक की फिगर ये कह रही है, इन्फ्लेशन ये कह रहा है, ये सब किताबी बातें हैं। इमरान खान को फार्म टू मार्केट में अपने बंदों को बिठाना पड़ेगा, अपने बंदों को बताएं कि क्या किस प्राइस पे ओकाड़े में मिलता है आलू और किस प्राइस पे लाहौर में मिलता है, किस प्राइस पे टिक्का में मिलता है, किस प्राइस पे कराची में मिलता है। ये एक ग्राउंड रियलिटी वाली बात है, इसमें किताबी मईशत नहीं चलेगी। और यहाँ पर आकर इमरान खान सियासी गलती भी कर रहे हैं और माशी गलती भी कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया है, मेरा ख्याल है वाकई इमरान खान को नहीं पता कि मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो आड़ती हैं वो बीच में पॉलिटिकली गेम कर रहे हैं। अगर फर्ज करें कि अगर हुकूमत एक इस पर प्लान एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाए, तो क्या सरकारी महकमों में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इन लोगों को काबू कर लें बजाय टाइगर फोर्स को ग्राउंड पे उतारने के? नहीं, टाइगर फोर्स नहीं करेगी। देखिए जी, बात ये है कि आपका हर इलाके में आपका MNA है, आपका MPA है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की बेस है। आपको दरमियान में टाइगर फोर्स को नहीं उतारना, बल्कि आपको बिल्कुल आ रही है, आपको टाइगर फोर्स को नहीं उतारना, आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन बाजार में फेंकनी। आपने ये बताना है कि यार ये जो टमाटर मिल रहा है लाहौर में 30 रुपए किलो, ये एक्चुअली ओकाड़े में 15 रुपए किलो है। तो ये जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब होता क्या है कि वो बाजार में जाता है लाहौर की मार्केट में और कहता है 30 रुपए किलो है या 50 रुपए किलो, जो भी 300 रुपए किलो है, जो प्राइस है, और जब तो वो एक आप सेंसेशन पैदा कर देते हैं और 300 रुपए किलो में बेच रहा होता है। अब एक साथ में आप एक वीडियो चलाएं कि ये काड़ा मंडी में या चूनिया की मंडी में 150 रुपए किलो बिक रहा है, तो ये डिफरेंस पब्लिक में आएगा। मीडिया को इस्तेमाल करें, इमरान खान साहब मीडिया से दोस्ती करें, मीडिया को इस्तेमाल करें। अपनी ये कमरों में बैठ के, AC कमरों में बैठ के और क्यू ब्लॉक में बैठ के ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ग्राउंड पे आना पड़ेगा। और इसमें सारा करप्शन का पैसा है, सारा इसके अंदर देखिए, इमरान खान तब्दीली का नुमाइंदा था और वो तब्दीली का नुमाइंदा इन माफियाज के खिलाफ आया था, और वो अभी मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे अभी भी सिंसियर है, मगर इन सब ने मिलके उस तब्दीली के पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया है। और वो खान की जितनी पॉलिसीज हैं वो स्टेटस क्यू पे खड़ी हुई हैं, वही नंबर आगे पीछे कर दिया, टैक्स कलेक्शन में ये बढ़ गया, ये हो गया, मगर आम आदमी आज भी समझता है कि सिस्टम वही है जो पहले था, और ये दरमियान में जो लोग पैसे बना रहे हैं। आपने कभी जिंदगी में किसी दुकानदार को गरीब देखा है? किसी आपके सब्जी वाला, आपका गोश्त वाला, आपका फल वाला, मैं आपको यकीन से कहता हूँ आपसे 3 गुना ज्यादा अमीर है। तो ये जो आपने मसला भी बता दिया, उसका हल भी बता दिया, और बेबसी भी इमरान खान की बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर भाई, बहुत बहुत। महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, कैपेसिटी का मामला है, कैपेसिटी है इस हुकूमत में, विल की बात नहीं हो रही, लेकिन वो जो हुकूमत के पास टूल्स होते हैं वो टूल्स एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। शब्बर जैदी साहब का कहना यह है। जुबैर मोतीवाला साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन बिजनेस ग्रुप हैं, बहुत ही सीनियर सनतकार हैं, उनके पास भी पल्स होती है क्या हो रहा है मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई। वालेकुम सलाम जी।
अच्छा अभी आप सुन रहे होंगे शब्बर भाई से हमने बात की कि पैकेज एक सऊदी अरब से आ रहा है, आईएमएफ के साथ किस जगह पे हम रुके हुए, कहां पे हम फंसे हुए, वो फंसने से निकलेंगे तो डॉलर 160 से 165 के दरमियान शब्बर भाई कह रहे हैं आके रियल वैल्यू उसकी ये, और जो इस वक्त पॉलिसीज बनाई गई उसके बाद अब डॉलर उस तरह से बढ़ेगा नहीं। लेकिन आम आदमी पे असर उसका कम आ रहा है, महंगाई पे कम आ रहा है, जो आम आदमी की बात है। अब मसला यह है कि सनतकार के लिए इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर हुकूमत पुश कर रही है कि हमने बहुत सहूलियात दे दी और अब एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी। ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है? सनतकार हुकूमत की पॉलिसी से कितना मुतमईन है? देखिए जी, बात यह है कि कुछ पॉलिसीज को तो हम जरूर अप्रिशिएट करते हैं जो इस गवर्नमेंट ने की है, जिसके अंदर सेल्स टैक्स का रिफंड का जो निज़ाम नया है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया और डायरेक्ट अकाउंट्स में जमा होता है। कस्टम रिबेट्स जो थे और कस्टम जो रिफंड्स थे वो भी जो है ना अब डायरेक्ट अकाउंट में आते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। साथ ही उसके बाद अगर आप उसके सामने देखिए तो 1% के ऊपर लॉन्ग टर्म लोन जो है, जिससे आपकी जो है ना इंडस्ट्री बहुत लगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा हुआ, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब आप मुझे बताएं, मैं आपको आखिरी जो मैंने बात की है वो ये की है कि मशीनें आई, कोई 3-3.5 बिलियन डॉलर की मशीनें आई हैं, आ रही हैं और पाइपलाइन में हैं, इरेक्शन में हैं। अब आप मुझे बताएं कि कभी दुनिया में ये हुआ है कि आपने ये इतनी लंबी क्वांटिटी में मशीनें आपने इंपोर्ट करवाई हैं, क्या ये बगैर हवा से तो नहीं चलेंगी? उसके लिए एनर्जी का कोई निजाम है? एनर्जी का उन्होंने कोई इसके लिए बंदोबस्त मैकेनिज्म नहीं है। एक तरफ मशीनें मंगवा ली, दूसरी तरफ एनर्जी नहीं है। हाँ, सही बात कह रहे हैं। एनर्जी नहीं, अब एनर्जी अगर नहीं है तो हम मशीनें कैसे चलाएंगे और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, आज अल्लाह ने पाकिस्तान को एक कुदरतन एक मौका दिया है और ये मौका बहुत बड़ा मौका जो अल्लाह ने दिया कोविड के अंदर, जिसके अंदर इंडिया की डिलीवरीज और बांग्लादेश की डिलीवरीज ने सफर किया और हमारे यहाँ अल्लाह ने कोविड के अंदर थोड़ी मेहरबानी की तो हम डिलीवरीज पे भी पहुंचे, उन बायर्स के पास भी हम पहुंच गए जो इंडिया के बायर थे, बांग्लादेश के बायर थे, हम पहुंचे। जुबैर भाई, अगर हम 2-3 स्टेप बोले, हुकूमत ये 2-3 स्टेप ले जिससे एक्सपोर्टर मुतमईन होगा और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो वो 2-3 इश्यूज क्या हैं जिनको सॉल्व करना चाहिए? एनर्जी हो गया एक, तो सबसे पहला इश्यू एनर्जी है। एनर्जी के अंदर ए जो है ना वो आपका गैस है, गैस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और पानी है। ये अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, अफोर्डेबल का मतलब मेरा ये होता है कि जो मेरी कॉम्पिटिटर को जिस प्राइस में मिल रही है उस प्राइस में दे दें। हम आपको 100% की गारंटी करते हैं कि इसको हम चला देंगे और एक प्रोफाइल बनाएं कि जितनी मशीनें नई आई हैं, जितनी पुरानी आई हैं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं कराची की, कि कराची के अंदर जब एफिशिएंसी की जब गैस महंगी होने लगी तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि अपनी मशीनें, हमने इस लोन का फायदा उठाया और इससे पहले भी लेकर हमने अनएफिशिएंट मशीन को एफिशिएंट मशीन में तब्दील किया और 24% हमने एक्सपोर्ट बढ़ाया और 20% गैस का कंजप्शन कम किया इंडस्ट्री में और 3% कम किया हमने कैप्टिव में, यानी अगेंस्ट 24% इंक्रीज हमने उल्टा उसको कम किया। हम तो हर काम करने को तैयार हैं, हुकूमत हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बात करे। जो दूसरा बड़ा मसला मेरा है जो हुकूमत के साथ और हुकूमतों के साथ, वो ये है कि स्टेक होल्डर के साथ आप बात करके कोई भी काम करें उसके बगैर न करें। नंबर 3 हमारा मसला ये है, हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि इनेबलिंग एटमॉस्फेयर एक होता है वो प्रोवाइड करें, इनेबलिंग और वर्किंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें। आप ये जो नए नए कानून लेके आते हैं, जी कहिए। देखिए, पहले शब्बर जैन साहब ने एक नया कानून हमारे कहने के ऊपर उनको विड्रॉ करवाया था जिसमें बैंक के अकाउंट आप फ्रीज नहीं कर सकते। अब उन्होंने क्या किया, उस लेटर को विद अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन विड्रॉ कर लिया। हमसे कंसल्ट करते, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं। फिर डिजिटलाइजेशन के ऊपर आप आ गए। डिजिटलाइजेशन अच्छी चीज है कॉर्पोरेट सेक्टर में, मगर आप अपनी मईशत को जानते हैं, आप अपनी मार्केट्स को जानते हैं। अगर मैंने किसी को माल देना है जो अनरजिस्टर्ड आदमी है तो मैं इससे क्या लूंगा? पीडीसी लूंगा, पोस्ट डेटेड चेक, और वही मेरे लिए गारंटी हुआ कल इसको मेरे पैसे कलेक्ट करने के लिए। अगर आप पीडीसी बंद करें, डिजिटल की बात करेंगे तो कैसे आप बताएं तो सही, कोई प्रैक्टिकल बात है? ये कैसे हो सकता है? हम सिर्फ तीसरी हमारी बात ये, जो आपने 3 पूछी है, तीसरी मेरी बात ये सब कुछ करना चाहिए हमको, फेटस के निकलने के लिए भी काम करना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी करना चाहिए, लेकिन कंसल्टेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक एक्सपोर्टर को सहूलियात नहीं मिलेंगी, उसके साथ बैठा नहीं जाएगा, उसके मसले नहीं सुने जाएंगे, तब तक एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? एक तरफ मशीनें आ रही हैं और बंदरगाह पे खड़ी हैं, दूसरी तरफ गैस नहीं है, सनतकार परेशान हो रहा है। मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद क्या हिंदुस्तान आज जीत जाएगा? न्यूजीलैंड से कभी हिंदुस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जीता, आज जीत जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर है हिंदुस्तान के ऊपर।
पर बात करेंगे। एक दो और मौजूआत भी हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में एक जलसा हो रहा है और ये बहुत ही अनोखा जलसा है। अमूमन हम देखते हैं एहतजाजी जलसा महंगाई के हवाले से हो रहा है, हुकूमत के ख़िलाफ़ हो रहा है, लेकिन ये जो जलसा हो रहा है इसमें पाकिस्तान में जो आबाद बंगाली कम्युनिटी है वो कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है। इनके बड़े नायाब किस्म के मुतालबात हैं। एक मुतालबा ये है कि जो प्रॉपर्टी है तकसीम के बाद वो बंगाली प्रॉपर्टी, बंगालियों की प्रॉपर्टी उनको नहीं मिली है। हुकूमत बंगालियों की जो प्रॉपर्टी है वो उनके हवाले करे। राव अफनान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। राव अस्सलाम वालेकुम। राव अफनान, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम सर। राव ये बताएं कि कितने लोग हैं और क्या सूरत? जी बिल्कुल आ रही है। इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है पाकिस्तान बंगाली एक्शन कमेटी का एहतजाजी जलसा हो रहा है और हज़ारों की तादाद के अंदर यहाँ पर शुरका मौजूद हैं। इनका अगर बुनियादी मुतालबा बताऊँ तो इनका बुनियादी मुतालबा यह है कि इन्हें शनाख्त दी जाए। पाकिस्तान के अंदर जो मुकीम बंगाली हैं वो शनाख्ती कार्ड तक उनसे महरूम है और इनके जो बच्चे हैं नस्ल दर नस्ल जो है इन्हें ये शनाख्ती कार्ड से महरूम रखा गया है। ना ही ये अपने मोबाइल फ़ोन का जो है सिम कार्ड ख़रीद पाते हैं, ना ही ये प्रॉपर्टी ख़रीद पाते हैं, ना ही ये बच्चों का जो है वो तालीमी सिलसिला जारी रख पाते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज के अंदर जो है वो बेफॉर्म जो है वो बेसिक उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो शनाख्ती कार्ड महरूम होने की वजह से इनकी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हुई है। तो हमारे साथ जो एक्शन कमेटी के सरबराह हैं शेख फिरोज़ हैं। सर, आज क्या क्या मुतालबात रखेंगे और ये बताएं क्या हुकूमत से इस हवाले से कभी कोई मुज़ाकरात, कभी कोई टॉक हुई है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले ये बताता चलूँ, हम बानियाने पाकिस्तान के औलाद हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए एक मरतबा कुर्बानियाँ दी। 1947 से लेके 1965 से लेके 1965 से लेके 1971 तक जिन्होंने बांग्लादेश को कभी तस्लीम भी नहीं किया। इन सब ने जो है पूरी लाखों लोगों ने जो है पाकिस्तान को अपना सब कुछ जान मान के पाकिस्तान में रह गए, लेकिन इसके बावजूद भी इनके साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ जो गुज़श्ता जो है 50 सालों से जो हो रहा है वो नाकाबिल कबूल, नाकाबिल बर्दाश्त है। यहाँ तक कि हमारे 18 लाख से ज़ायद हमारे बेटे और बेटियाँ हैं जिनके जो है बेफार्म होने के बावजूद नादरा जो है हमें वो जो है इनका हक़ नहीं दे रहे। माँ बाप को तो पाकिस्तानी मानते हैं लेकिन इनके औलादों को नहीं मान रहे। ये तो कुफर के निज़ाम में भी नहीं है, ये तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। या तो मैं ये कहूँगा हुक्काम को और जो है ये पैगाम देता हूँ कि देखें खुदारा जुल्म जाती अब बंद किया जाए। अब बहुत हो गया, अब तो नाकाबिल बर्दाश्त हो गया। जब एक कौम को तीसरे दर्जे का शहरी समझा जा रहा है, उसको दीवारों से लगाया जा रहा है, उसके साथ जो जुल्म जातियाँ कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ रही है। तो इसके लिए आज ये समझ लें कराची में राव इनसे सवाल करें, पहला खतरा है इनसे सवाल बंगाली प्रॉपर्टी के हवाले से जो इनका मुतालबा है वो क्या है? बांग्लादेश बनने के बाद जो बंगालियों की प्रॉपर्टी थी उसके हवाले से इनका मुतालबा क्या है? देश बनने के बाद जब आप लोग पाकिस्तान में आके मुकीम हुए तो प्रॉपर्टी के हवाले से आप लोगों का क्या मुतालबा है? नहीं, प्रॉपर्टी तो ये है, वो हमारा हक है। देखिए हम यहाँ मुकीम नहीं हुए। हम सबसे पहले ये बात वादा करना चाहते हैं, पाकिस्तान का एक एक बच्चा जो 1971 के बाद जो पाकिस्तान में मुकीम है, जो लोग ये देते हैं कि ये बॉर्डर क्रॉस आए हैं, फलाना आए हैं, ये सबूत दिखा दो, वो सबूत दिखा दो, इंतहाई जुल्म और ज़्यादती के मुतरादिफ है। ये पाकिस्तानी है, उन्होंने बांग्लादेश को कभी तस्लीम नहीं किया। अगर बांग्लादेश को तस्लीम किया होता आज पाकिस्तान से बेहतर मैशियत जो है बांग्लादेश की है वो बांग्लादेश जा चुके होते। पाकिस्तान के लिए जान माल सब कुछ लुटा के यहाँ जो है यहाँ पाकिस्तान में मुकीम है। अब ये है कि अब ये बहुत ज़्यादा जुल्म का इंतहा नाकाबिल बर्दाश्त हो गया है। अब हमें मजबूरन जो है हम नहीं चाहते, हम पुरामन लोग हैं, हम जो है कोई 20-21 साल से अपने हुकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन जो शहरी हुकूक के लिए ठीक है। अगर माँ बाप को पाकिस्तानी मानते हो, ये कौन सा जुल्म ज्यादती है कि आप मुझे बताएं उनके औलादों को जो है आप आगे एजुकेशन
हासिल करने नहीं दे रहे हैं। अब उनका CNI से मैट्रिक के बाद वो जो है हमारे कौम में, बरादरी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ मज़हब के सबसे नज़दीक तरीन लोग हमारे, शायद जो है कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा होगा, ऐसा कोई घर होगा जिसमें जो है हमारा कोई उलमा कराम, मुफ्ती कराम या हाफ़िज़ कुरान ना हो। लेकिन उसके बावजूद जो है इसको हमको तीसरे दर्जे का शहरी समझ के दीवारों से लगाया जा रहा है और ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। और दूसरी बात ये है, अब एलियन कार्ड इन्होंने, एलियन कार्ड पाकिस्तानी के लिए नहीं है, पाकिस्तानी बंगाली पाकिस्तानी है, उनको ना एलियन का नाम कबूल करेंगे, ना नादर की तरफ से जो जुल्म ज्यादती हो रही है वो हरगिज़ नाकाबिल कबूल है। अगर हमें यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक भी धरना देना पड़े, हम पुरामन लोग हैं, हमने आज तक इस 21 साल के हमने अपने जदोजहद में कराची में एक टायर भी नहीं जलाया, हमने कभी किसी साथ जुल्म ज्यादती नहीं की। कोई ये नहीं कह सकता पाकिस्तानी बंगाली एक्शन कमेटी ने कोई किसी को एक छोटा पत्थर भी मारा हो, लेकिन हम पुरामन लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुज़दिल हैं। हमारे साथ इंसाफ किया जाए दीगर कौमों की तरह, दीगर बरादरी की तरह, जिस तरह पाकिस्तान में बगैर किसी तकलीफ परेशानी के राउफ नान मिल जाती है, होता है, इसी तरह राउफ नान इस वक्त ये जो पंडाल है यहाँ कितने लोग मौजूद हैं, और ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, और ये कि बुनियादी हकूक़ हासिल नहीं है, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड हासिल नहीं है इन बंगाली कम्युनिटी के लोगों को जो 25-30 लाख हैं। इसके अलावा और कौन कौन से रहनुमा आप देख रहे हैं और क्या मंजरनामा है पंडाल में? जी बिल्कुल फैसल अजीज साहब, इस वक्त जो है उल्मा की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और कैमरामैन अगर इमरान अली से मैं बोलूँगा अकब की जानिब, तो ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है, जिसमें बच्चे भी हैं और सब ने जो है वो हाथों में कौमी परचम वो इस वक्त लहरा रहे हैं और सबका यही मुतालबा है कि उन्हें शनाख्त फराहम की जाए, क्योंकि बच्चे जो है वो खासा मुतासिर हो रहे हैं। शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से जो उनके वालिदैन का शनाख्ती कार्ड नहीं बन पाता, तो बच्चों का बेफॉर्म नहीं बन पाता, तालीमी सिलसिला तक जो है वो बंगाली कम्युनिटी के बच्चों का रुका हुआ है और शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से इनकी जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हुआ है। तमाम सियासी जमातें इन्हें इलेक्शन मुहिम के अंदर इंतखाबी नारे में बावर तो कराती है कि इनके शनाख्ती कार्ड का मसला हल करेगी, लेकिन आज तक किसी भी सियासी जमात की जानिब से कौमी सतह पर इस मामले को नहीं उठाया गया। इस हवाले से पहले भी जो है वो कमेटियाँ बनती रही, पहले नारा फाल होता था, जो अलायंस है इस तरह के बर्मी हैं और दीगर ममालिक से पाकिस्तान में आकर मुक़ीम हुए, उनके लिए नारा था, नारा का कार्ड जारी किया जाता था, लेकिन नारा के गैर फाल होने के बाद जो इस तरह जो दीगर ममालिक से 71 के बाद जो है वो पाकिस्तान में कम्युनिटी आके मुक़ीम हुई थी, आबाद हुई थी, वो ताहल जो है वो शनाख्ती कार्ड से महरूम है और एक बड़ी तादाद के अंदर कौमी शनाख्ती कार्ड की महरूम होने की वजह से जो है वो बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है, ना वो प्रॉपर्टी ख़रीद पाते हैं, ना ही बच्चों का तालीमी सिलसिला जारी रख पाते हैं। तो आप अगर कैमरा अपने इमरान अली आपको दिखा सकें ये, और बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताएं बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? हम बात की कोशिश करेंगे। ये बताएं आंटी, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, बेफॉर्म मांगा जाता है, मुश्किलात होती हैं? जी सब कुछ मांगा जाता है, बेफॉर्म भी, शनाख्ती कार्ड भी सब मांगा जाता है। आपने देखा खवातीन हो मर्द हो हजरात सबका एक ही मुतालबा है कि उन्हें शनाख्त फराहम की जाए और इस वक्त जो है एहतजाजी जलसे में उलमा कराम समेत समाजी सियासी रहनुमा जो है वो बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राउफ नान। ये कैसा मामला है कि एक कम्युनिटी पाकिस्तान में है, उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, उनके बच्चों का कोई मुस्तकबिल समझ नहीं आ रहा है, वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद पा रहे हैं। एक अजीब सी सूरत हाल है। जब इमरान खान आए थे तो उन्होंने कहा था जो भी पाकिस्तान में पैदा हुआ वो पाकिस्तानी है। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, लेकिन ये एहतजाज भी जारी है। मुनफरिद किस्म का एहतजाज था जो मैं आपके सामने लेकर आया। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बढ़ते हैं और वो है हिंदुस्तान की आज जो मुकाबला है हिंदुस्तान का वो है न्यूजीलैंड से T20 वर्ल्ड कप में। क्या हिंदुस्तान रिकॉर्ड तोड़ देगा, न्यूजीलैंड को हरा देगा? क्योंकि कभी भी एक बार भी वर्ल्ड कप के किसी मैच के अंदर भारत हिंदुस्तान को हरा नहीं सका है। नसीम राजपूत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम। वालेकुम सलाम फैसल साहब। भाई आज तो सबसे पहले ये कि इतने दबाव के अंदर हिंदुस्तान है, वो क्या टीम कोई तब्दीली करेगा टीम के अंदर या वही टीम खिलाएगा? मेरे नहीं ख्याल कि कोई तब्दीली करेगा, क्योंकि एक मैच के बाद तब्दीली तो नहीं बनती, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उनका कोई खिलाड़ी 100% फिट नहीं हुआ तो इंडियन टीम तब्दीली करेगी। लेकिन आपको लास्ट मैच में याद होगा मोहम्मद शामी को जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था, जिस तरीके से टारगेट किया गया था सोशल मीडिया पे और हर जगह पे,
आज विराट कोहली भी उनके लिए खड़े हुए। विराट कोहली ने भी जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये ज्यादती हो रही है मोहम्मद शामी के साथ, जो इंडिया के बेहतरीन प्लेयर हैं, और ये सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। तो उनके साथ मसाइल इस तरह के भी तो बहुत सारे चल रहे हैं। अगर हार जाए तो एक मुसलमान को पकड़ लेते हैं, चलो जी इसको टारगेट करते हैं। जब तक इन तमाम चीजों से और फिर सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा फैसल साहब, जब पाकिस्तान से इंडियन टीम मैच हारी थी तो उस वक्त विराट कोहली हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, इनका जो जेस्चर था वो बहुत ही शानदार था। उनके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो गए, बाबर आजम, रिजवान, सकलैन सबसे जाके खुद ही मिले थे, उन्होंने मुलाकात की थी। इसके बावजूद भी कि जो भी सूरत हाल उनके, वो तो खैर उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था ना, इतनी बुरी तरह हारने के बाद उनके पास ऑप्शन भी नहीं था। जाहिर उन्हें कुछ ऐसा फुटेज जरूर बनाना था। लेकिन आपके ख्याल में शामी को आज खिलाएगा हिंदुस्तान? बिल्कुल खिलाएगा फैसल भाई। मैं इस वजह से ये बात कही आपसे कि 2 साल बाद मैच हो रहा था, बहुत इंटेंसिटी थी दोनों जानिब से, जो सूरत हाल थी, इसके बावजूद भी जो चीज अच्छी थी उनको अप्रिशिएट करनी चाहिए कि वो जाके मिले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, दैट्स वेरी गुड। जहां तक बात है इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की, अब इसमें हमें देखना होगा कि इतना आसान कीवीज भी नहीं होंगे, लेकिन स्लाइटली एज इंडिया को जरूर हासिल है, क्योंकि उनकी पूरी वहां पर मौजूद थी। बिफोर वर्ल्ड T20 IPL खेल रही थी, फिर ऑन पेपर भी खासी स्ट्रॉन्ग टीम है। एशियाई कंडीशन में वो पाकिस्तान का मैच एक था, वो हो गया अपनी जगह पे, लेकिन इंडिया बहुत प्रेशर में होगा इस मैच में। इस वजह से प्रेशर में होगा, वो मेजबान भी है, वो इस कंडीशन में भी रहा हुआ है, और ये मैच ऐसा है कि अगर लूज कर जाता है इंडिया तो शायद उसका सेमीफाइनल में पहुंचना भी खासा दुश्वार हो जाए। अच्छा ये बताइए, को सीढ़ी करार दिया जा रहा है, सीढ़ी करार दिया जा रहा है, हिंदुस्तान प्रेशर में है, न्यूजीलैंड से कभी वर्ल्ड कप में नहीं जीता, ये प्रेशर भी तो एक बहुत बड़ा प्रेशर है। न्यूजीलैंड की साइड भी कोई इतनी वीक नहीं है कि जिसे हिंदुस्तान इतना आसानी से हरा दे। आपके ख्याल में अगर टीम यही है तो बैटिंग ऑर्डर में कोई हिंदुस्तान चेंजिंग्स करेगा? मेरा नहीं ख्याल। वो केएल राहुल और रोहित शर्मा के साथ ही ओपन पे जाएंगे, विराट कोहली 3 नंबर पे बैटिंग करेंगे। अब 4 नंबर के ऊपर सूर्या कुमार को हो सकता है ये लोग चेंज कर दें, क्योंकि वो उस मैच में भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके थे। इनके पास ऑप्शन बैटिंग के अच्छे खासे मौजूद हैं। ऑन पेपर तो इंडिया खासी तगड़ी टीम है, लेकिन जैसे आपने अभी बात कही कि अब तक न्यूजीलैंड से वर्ल्ड T20 में नहीं जीते, ये एक प्रेशर उनके ऊपर अपनी जगह पर होगा। लेकिन दूसरा बड़ा प्रेशर इस मैच का ये भी है कि ये क्रंच मैच बन चुका है। फॉर्चुनेटली अब अफगानिस्तान एक तगड़ी टीम रह जाएगी इस ग्रुप की, कि जिससे दोनों टीमों ने आगे मैच खेलना है, लेकिन ज्यादा इम्कानात ये हैं कि अफगानिस्तान को ये दोनों टीमें शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगी। लेकिन आज का जो मैच है उसकी जो फातेह टीम होगी वो शायद पाकिस्तान के साथ ग्रुप बी से सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो जाए, उसके लिए रास्ता बहुत ज्यादा बन जाएगा। अच्छा, लेकिन ये दोनों टीम, इन दोनों टीमों को पाकिस्तान ने हराया है, ठीक है। अब पाकिस्तान, जाहिर है पाकिस्तान आराम में है, आज जाहिर है कि सबने कहा है कि आराम में है पाकिस्तान। आपके ख्याल में टॉस कितना बड़ा अमल दखल होगा टॉस का, और टॉस जीतने के बाद क्या यही हम देखेंगे कि जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करवा देगा अपोजिशन को? मेरे ख्याल में ऐसा ही करेंगे। टॉस जीतने के बाद खुद जो है वो पहले बैटिंग नहीं करेंगे, बल्कि टारगेट चेस करने जाएंगे, और इंडियन टीम टारगेट चेस करने के हवाले से ज्यादा बेहतर है। वो तो पाकिस्तान चूंकि टॉस जीता था, पाकिस्तान ने उनको पहले बैटिंग खिलाई थी। वो जो 10 विकेट का दबाव है ना, उससे अभी इंडियन टीम कैसे निकल पाई है ये भी जरूर देखना होगा। दूसरी चीज, इनके अपने इंटरनल मामला, धोनी को मेंटोर रखने की वजह यही थी कि रवि शास्त्री जो हेड कोच है उनसे समझ नहीं पा रहा था, जो इख्तलाफात इसके साथ साथ रोहित शर्मा के दरमियान बढ़ते चले जा रहे थे, वो ग्रुपिंग बढ़ती जा रही थी। तो धोनी को लाने का मकसद भी यही था कि इस ग्रुपिंग को कम किया जाए। अब धोनी के आने के बाद क्या असरात पड़े उस ग्रुपिंग पे, क्योंकि जिस तरीके की हजीमत वाली शिकस्त हुई अगेंस्ट पाकिस्तान 10 विकेटों से, उसके बाद तो मेरे ख्याल सभी लोगों का ने अपने एंटीना बिल्कुल खड़े कर लिए होंगे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अब करना क्या है। अब अगर एक पेज पे अब भी नहीं आए विराट कोहली और रोहित शर्मा, या जो ग्रुपिंग इंडियन टीम के अंदर कहा जा रहा है कि पाई जाती है, तो फिर तो बहुत ही मसाइल बन जाएंगे। और विराट कोहली ऑलरेडी कह चुके हैं कि इस वर्ल्ड T20 के बाद वो क़यादत नहीं करेंगे। नसीम, ये कंट्रोवर्सी है क्या? क्या ग्रुप बंदी है? कौन कौन से 2 बड़े ग्रुप हैं? और क्या वर्ल्ड कप के अंदर भी कोई ऐसी खबर निकल कर आई है जिसे धोनी की मौजूदगी में कवर अप करने की कोशिश की गई हो?
इस तरीके की खबरें इंडियन मीडिया ने बहुत सारी दी है। अच्छा। और ये खबरें बिफोर वर्ल्ड T20 तो नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान से 10 विकेटों से हारने के बाद तो एकदम से हर तरफ से यही खबर आ रही थी कि ये जो आपस के इख्तिलाफात थे इनको दूर करना चाहिए। कोई ये भी कह रहा था कि रोहित शर्मा जानबूझकर आउट हुए थे, उस गेंद के ऊपर वो खुद ही गेंद के सामने आ गए थे, लेकिन वो गेंद ही शहंशाह अफरीदी की थी, अच्छी थी, उसके ऊपर कोई भी बैट्समैन होता नहीं बचता। लेकिन वो जवाब ढूंढ रहे हैं इस वक्त ना कहीं से कोई जवाब हो। उसके अंदर एक लॉजिक, एक तो उनका मीडिया इतना बड़ा है, अब हर एक चैनल बना के बैठे हुए, तो उसके बाद उनकी सूरत हाल ये होती है कि उन्हें कोई ना कोई नई चीज चाहिए होती है। किसी ने कहा, एक ये भी आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब की उन्होंने वीडियो चलाई थी कि इनके हाथ में जो तस्वीर है इससे वो कोई जादू कर रहे हैं और ये जादू सीधा जो है शहंशाह अफरीदी को सपोर्ट कर रहा है। मकसद मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ बातें वो करते हैं, जिसमें खास तौर पर डिस्कशन जो हुई वो आपस की रिफ्ट के ऊपर हुई कि इंडियन टीम 100% नहीं खेली है 100%। अच्छा ये बताएं कि आज जो है वो अगर हम ये कहें कि न्यूजीलैंडर्स जो हैं वो उनका अपर हैंड है या इंडिया का अपर हैंड है? इंडिया का अपर हैंड है। इंडिया इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडिया का अपर हैंड होगा आज के मैच में। इसकी वजह के एशियाई कंडीशंस हैं जो उनको बहुत ज्यादा सूट करती हैं, इतनी कीवीज को सूट नहीं करती। यही मैच अगर इंग्लैंड में हो रहा होता तो इक्वली पॉइज्ड होता बिफोर द मैच। हर आदमी कह रहा होता ये बराबर है, लेकिन जो कंडीशंस हैं वो इंडिया को सूट कर रही है। अच्छा नसीम ये बताएं, दूसरे पूल में जो हो रहा है, इंग्लैंड ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, वो भी जाहिर है पाकिस्तान इंडिया जैसा ही मैच होता है जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेलता है, तो दूसरे पूल में पाकिस्तान के सामने कौन सी टीम आ सकती है? अब तो पाकिस्तान के हाथ में कि हम किस टीम को लेकर आए। देखें, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, जैसे आपने कहा कि हम तो आराम से बैठे हुए, टीम आराम कर रही है, पैर पे पैर रख के बैठे हुए, जो कौन क्या खेल रहा है, मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं। अभी हमारे पास ये फिक्र नहीं है वो उसको हरा दे, वो उससे जीत जाए, हम इससे जीत जाए, वो उससे हार जाए, रन रेट ये हो जाए, जो अक्सर वर्ल्ड T20 में हमारे साथ होता है। पूरी कौम इसी सोच में रहती है और मैच देख रही होती है, दुआ कर रही होती है। आज न्यूजीलैंड हार जाए, आज अफगानिस्तान हार जाए, तो अल्लाह ने और हमारी टीम ने हमें जो है वो कम से कम इन सोचों से तो निकाल दिया। दुआएं और चीजों के लिए मांगे क्रिकेट के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत। अब मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा हूं कि जिसके बगैर क्रिकेट का मैच पाकिस्तान का मुकम्मल नहीं होता, यानी कि जब तक वो फ्रेम में नजर ना आए तब तक यकीन नहीं होता कि मैच हो रहा है। चाचा है क्रिकेट, उनका नाम है अब्दुल जलील। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जलील साहब, दुबई से मेरे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम जनाब। वालेकुम सलाम सर। आपने तो ऐसे ऐसे मैच जितवा दिए हैं, आपके बगैर तो ऐसा लगता ही नहीं कि पाकिस्तान खेल रहा है। कैसा लग रहा है आपको दुबई में? जी मैं दुबई में बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैंने पहले भी कहीं अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरी एक जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी करनी है कि हम वर्ल्ड कप में इंडिया से मैच जीते, और अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। कौम की दुआएं रंग लाई हैं। रबीउल अव्वल का महीना था, और मैं हर उस पाकिस्तानी को जो दुनिया भर से यहाँ पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, मुझे तो मिलते रहते हैं, चाचा जी अमेरिका से, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, सऊदीया से जहाँ भी आए, तो मैं हर पाकिस्तानी का जो है ना जो सपोर्ट या टीम की हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना, और पूरी कौम का वो दुनिया भर में और पाकिस्तान में जहाँ भी है अपनी तरफ से और चाची क्रिकेट की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इंडिया और न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ जो है ना जो फतह का जश्न बनाया। हमने साबित किया है कि दुनिया में पाकिस्तानी क्राउड जो है एक स्पोर्टिंग। अच्छा चाचा क्रिकेट, अब ये बताएं पाकिस्तान के लिए कौन सी टीम अब मुश्किल रह गई है? आपको लगता है कोई टीम मुश्किल है जिस तरह पाकिस्तानी टीम खेल रही है? जी यार, मैं फर्स्ट दफा टेंशन से बचा हुआ हूँ। पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगा, तो हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को मैं टाइम दे रहा हूँ। शारजा में था, वहाँ मैं अपनी कजन फैमिली के पास, तो अभी पाकिस्तानी बच्चों को मैं टाइम दे रहा। अभी मैं इस वक्त दुबई में हूँ। अच्छा। इनका तलक डेरा गाजी खां से है। अच्छा। तो मेरा तो एक ड्यूटी है मुल्क के लिए, कौम के लिए। तो हम जो है ना, मैंने इंडियन चैनल को भी बोला था कि भी जब इंडिया फाइनल में आएगा तो फिर मुकाबला होगा। तो मैंने अब आप इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया फाइनल में आए, अब आप इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया फाइनल में आए पाकिस्तान के सामने, और पाकिस्तान फिर हराए इंडिया को। जो है ना, जो भी है फाइनल में आया फिर तो मुकाबला, हम भी फाइनल में आए। सेमीफाइनल बड़े टाइट होते हैं। तो बहरहाल मैंने मजाक किया था इंडियन चैनल को कि भाई मैं चाहता हूं कि इंडिया फाइनल में, पाकिस्तान फाइनल में आए और फाइनल में जीते,
इंडिया ना ही आए तो हम 1 साल तक जश्न तो मनाते रहे, बातें करते रहे जो हमने पहले विक्ट्री हासिल की है। तो ये बड़ा इंडियन चैनल भी मुझे ले रहा है। और क्या मैं फिर एक दफा जो है ना जो जश्न मनाया पाकिस्तानियों ने दुनिया भर में जो है ना, सब वीडियो मेरे सामने है जो है ना, तो क्या बात है। तो मैं यही चले आखिर में आप ये बताएं पाकिस्तानी कौम किस तरह जश्न बनाए, पाकिस्तानी कौम क्या करे? अब तो फिक्र से बाहर है, सेमीफाइनल में पहुंच गई है, दुआओं के बगैर ही पहुंच गई है, बहुत अच्छा खेल के पहुंच गई है। तो अब क्या आपका पैगाम क्या है पाकिस्तानी कौम के लिए? पाकिस्तानी कौम के लिए यही है कि भाई पाकिस्तान से सच्चा प्यार करो और एक अच्छा इंसान बन के पाकिस्तान का नाम रोशन करो और एक अच्छा मुसलमान बन के जो है ना मुल्क की नुमाइंदगी करो, जो ना कोई ऐसी हरकत ना करो। मेरा पाकिस्तानी स्पोर्ट क्राउड जो है वो स्पोर्टिंग है कि हम दोनों टीमों को सपोर्ट करते हैं। और जो दूसरे क्राउड है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जब भी उनकी टीम हारती है तो ऐसे जैसे बिल्ली बन के बच जाते हैं और ये अच्छा नहीं है। पाकिस्तानी क्राउड, इंग्लैंड का क्राउड बड़ा अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया का, श्रीलंका का, लेकिन 1-2 कंट्री ऐसा है कि वो जो है ना लड़ाई झगड़ा करते हैं और तो अच्छा नहीं है ये। और इस शेर के साथ फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, अगर तुमसे पूछे कोई है अमीर जहां में तुम आए थे क्या कर चले, जब तक सूरज चांद रहेगा प्यारा पाकिस्तान रहेगा, क्रिकेट का मैदान रहेगा, टीवी पे चाचा आन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा क्रिकेट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत उन्होंने आखिर में की कि सारे पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरह बिहेव करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह। इसके साथ ही मैं प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।